नमस्ते। इस बार मैंने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परियोजना को चुना है। इस बार मैं भारत में सबसे प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर रोमिला थापर के कार्य का विश्लेषण करूंगा और अपनी प्रतिक्रियाएं दूंगा। प्रोफेसर थापर, मैं आपके द्वारा किए गए उत्पादित महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका सम्मान करता हूं, किंतु मैं अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लाइव वार्तालाप के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए बौद्धिक स्वतंत्रता की भावना जिसकी चर्चा आप करती रहती हैं, उसको महत्व देते हुए ये मार्ग सबसे उचित प्रतीत होता है। हम सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। वही मैं करूंगा। इस श्रृंखला को हम डीकॉलोनाइजिंग रोमिला थापर कहेंगे। जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि क्यों मैं प्रोफेसर थापर की कार्यप्रणाली को कॉलोनाइज्ड अर्थात मानसिक दास्ता मानता हूं। हो सकता है कि ये व्यक्तिगत रूप से कॉलोनाइज्ड न हो, किंतु इतिहास, सामाजिक विज्ञान पर उनके सभी विचार पश्चिमी सिद्धांतों पर आधारित है। उनका डेटा भारतीय है, किंतु रूपरेखा पश्चिमी है, इसलिए वो कॉलोनाइज्ड है। आज का पहला एपिसोड राष्ट्र, देश, राष्ट्रवाद पर उनके विचारों के बारे में है। क्या वास्तव में भारत एक राष्ट्र है? क्या भारत वास्तव में एक संयुक्त इकाई है? आरंभ करते हुए आइए हम राष्ट्रवाद पर उनके विचारों को सुनें। विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र की अवधारणा को पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय यूनियन एक हो गया है। फ्रांस और जर्मनी के पारस्परिक संबंधों पर विचार करें। वहाँ राष्ट्रवाद क्षेत्र से संबंधित था, जैसे हमारे यहाँ। ये आंशिक रूप से नक्शे और सीमा रेखा खींचने की क्षमता का परिणाम है, और ये सीमा रेखा अंत में एक दृढ़ विभाजन रेखा बन जाती है। ये सब एक ऐतिहासिक चरण का हिस्सा है। प्रोफेसर थापर ये कहना चाह रही हैं कि राष्ट्रवाद अब आम प्रचलन से बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है। उनकी भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो रही हैं। चाहे आप ब्रेक्सिट, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया या चीन की घटनाओं को देखें, आप ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पहचान का विचार आम प्रचलन से बाहर जा रहा है। प्रोफेसर थापर कहती हैं, राष्ट्रवाद आधुनिक समय में ऐतिहासिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के रूप में एक अवधारणा के रूप में उभरता है। ये पूर्व आधुनिक यानी प्री मॉडर्न समाजों में मौजूद नहीं था। मैं इस बात से असहमत हूं कि पूर्व आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई नवीन विचार था जिसे यूरोप ने बनाया था। यूरोप वासियों ने राष्ट्र की एक विशिष्ट भावना उत्पन्न की, किंतु अन्य संस्कृतियों में सामूहिक पहचान की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र की वे रक्षा करते हैं और अपना मानते हैं। आप देखेंगे कि भारत और अन्य देशों का मूल्यांकन करते समय प्रोफेसर थापर राष्ट्र की यूरोपीय अवधारणा से पूर्णतया प्रभावित है। राष्ट्रीयता में अनिवार्य रूप से एक समावेशी और अतिव्यापी पहचान समाहित है। इतिहास एक राष्ट्रीय विचारधारा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे एक साझा इतिहास होना पड़ेगा ताकि ये लोगों को एक साथ जोड़ सके। इतिहास में केवल एक पहचान हावी नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रवाद केवल एक पहचान पर निर्भर नहीं है, ये सर्व समावेशी है। प्रोफेसर थापर का ये कहना गलत है कि राष्ट्रवाद समावेशी है। अधिकांश देशों में नस्ल या धर्म या जातीयता या भाषा के संदर्भ में बहिष्करण का इतिहास रहा है। आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण इस तरह के आधार पर हुआ है। वे ये दिखाना चाहती हैं कि भारत एक अपवाद है क्योंकि भारतीय एक निश्चित पहचान का दावा करना चाहते हैं, जबकि अन्य राष्ट्रों को ये समस्या कहीं नहीं हुई है। ऐसी बात नहीं है। समावेशी राष्ट्रवाद भले ही बिखरा हुआ हो, पर उसका अत्यंत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी राष्ट्रवाद। हालांकि हम कभी भी इसका उल्लेख नहीं करते हैं,
भारतीय स्थिति के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। ये कैरिबियन में एम.ए. सीज़ेर और लियोपोल्ड सेंगोर द्वारा विकसित किया गया था और इसने एक अफ्रीकी चेतना को जन्म दिया जो अफ्रीकी से लेकर कैरिबियन और उत्तरी अमेरिका तक फैला था। ये एक समावेशी राष्ट्रवाद था। हमें इसका अधिक अध्ययन करना चाहिए। मैं उनके इस कथन से सहमत हूं कि हमें खुद को पश्चिमी विचारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अफ्रीकी राष्ट्रवाद जैसे अन्य विचारों को भी देखना चाहिए। इसी तरह हमें देश और राष्ट्र की भारतीय अवधारणा को भी देखना चाहिए। यूरोपीय शैली के राष्ट्रवाद के विकल्प के रूप में हमें औपनिवेशिक पश्चिमी लेंस को अपनाने की अपेक्षा अपने स्वयं के लेंस का निर्माण करना चाहिए। आगे इस क्लिप में हम देखेंगे कि धार्मिक राष्ट्रवाद पर उनके विचार समस्याग्रस्त हैं। धार्मिक राष्ट्रवाद को समझने के लिए इतिहास की एक सही समझ आवश्यक है। मूल उद्देश्य है भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलना, जहां हिंदू प्राथमिक नागरिक होंगे क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं। इसे हम 1930 के दशक में किए गए विस्तृत काम से जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि हिंदू भारत के मूल निवासी हैं और अकेले हिंदू धर्म की जड़ें भारत में हैं। ये उनकी पितृभूमि, पूर्वजों की भूमि और पुण्य भूमि है। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत को ब्रिटिश भारत के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। कोई भी जम्बू द्वीप या भारतवर्ष या अल हिंद के बारे में बात नहीं करता है। अतः मुस्लिम, ईसाई और पारसी जो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के बाहर से आए थे और जिनका धर्म इन सीमाओं के बाहर उत्पन्न हुआ था, वे विदेशी हैं। इसलिए उनके पास प्राथमिक नागरिकता का अधिकार नहीं है। केवल इन सीमाओं के भीतर पैदा हुए लोग जो इन सीमाओं में जन्मे हुए धर्म का पालन करते हैं, उन्हें ही प्राथमिक नागरिकता का अधिकार है। वे दावा करती हैं कि हिंदुओं को विदेशों में आधारित धर्मों से समस्या है क्योंकि वे बाहरी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। हिंदुओं को जो समस्या है वो उनकी उत्पत्ति के कारण नहीं है, बल्कि उनके मूल स्वरूप के कारण है। आपको पहले म्यूचुअल रेस्पेक्ट के विचार को समझना होगा। इस विचार को एकांतिक पंथ हिंदू धर्म के समान नहीं स्वीकार कर सकते। आपको इतिहास के केंद्रवाद बनाम हिंदू धर्म के ओपन आर्किटेक्चर को समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि इन पंथों की विचारधारा को नियंत्रित करने में ये विदेशी गठबंधन कैसी भूमिका निभा रहे हैं। समस्या विदेशी होने के बारे में नहीं है। असल समस्या है एकांतिक होने के कारण पारस्परिक सम्मान की पेशकश करने में असमर्थता। ये पंथ ओपन आर्किटेक्चर नहीं है, अपितु इतिहास केंद्रित है और इनकी विचारधारा विदेशी गठबंधनों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इन कारणों से हिंदू राष्ट्रवादी चिंतित होते हैं। इसलिए मैं प्रोफेसर थापर की समझ को सही करना चाहता हूं कि हम क्यों चिंतित हैं। आगे इस क्लिप में वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद को दोष देना चाहती हैं, लेकिन पूर्व औपनिवेशिक युग को नहीं। देखिए, पूर्व औपनिवेशिक काल में जाति, भाषा, धार्मिक संप्रदायों और क्षेत्रों आदि पहचान के कई स्तर थे। राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं जो निरंतर युद्धों का कारण बनी, वे राज्यों की सीमाएं बदलती रहती थी। विभिन्न स्थानों में अलग अलग जाति के पैटर्न ने इन क्षेत्रों को एक अलग प्रकार की पहचान दी। धार्मिक पहचान अपरिवर्तनीय पंथों पर नहीं बल्कि संप्रदायों पर आधारित थे। जब हम पंथों के इतिहास पर चर्चा करें तो हमें इस बिंदु पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब हम ये मानते हैं कि विविधता भारत की विशेषता थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर थापर केवल अंग्रेजों को उपनिवेशवादी मानती हैं, मुसलमानों को नहीं। ये बहुत गंभीर समस्या है। मुस्लिम लोग एक और सभ्यता को जीतने के लिए हजारों मील दूर से आए थे। वे अपनी विचारधारा, पंथ और भाषा लेकर आए। कई चीजें हुई, कुछ अच्छी लेकिन अधिकतर बुरी। मुसलमानों को उपनिवेशवादी के रूप में न मानना एक बुरा विचार है।
वे कहती हैं कि पूर्व औपनिवेशिक युग में कुछ चीजें कुछ अर्थों में लचीली थीं और कुछ अर्थों में नहीं। इस श्रृंखला में आप देखेंगे कि मुस्लिम काल में कौन कौन सी समस्याएं हुईं जिनके बारे में वे बात नहीं करना चाहती। अब हम इस श्रृंखला की अंतिम क्लिप देखेंगे जिसमें वे पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करती हैं। 19वीं सदी के अंत तक भारत में एक स्थापित मध्यम वर्ग था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ब्रिटिश पूंजीवाद से बंधी हुई थी। मध्यम वर्ग, जो काफी हद तक उच्च जाति से था, ऐसे वृत्तिक के रूप में उभरे थे जो उपनिवेश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करते थे। इस समूह में राष्ट्रवाद का विचार उभरने लगा। तो ये आधुनिक समय में एक विशेष ऐतिहासिक स्थिति है जो राष्ट्रवादी विचारों को जन्म देती है। पहले तो राष्ट्रवादी ने शासन में अधिक प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया, फिर धीरे धीरे ये एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इसकी परिणति एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग में हुई, जो कुछ विशेष प्रकार के राष्ट्रवाद का तार्किक परिणाम है। तब उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद स्थापित हो जाता है। ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसमें पंथ निरपेक्ष व समतावादी समाज हो, ऐसे विचार का समर्थन करता है। प्रोफेसर थापर ने पंथ निरपेक्षता के एक नेहरूवादी कांग्रेसी विचार को चुना है जो खुद यूरोप से उधार लिया गया था और वहां भी लगातार लागू नहीं किया गया था। हमारा सापेक्ष धर्म का विचार कहीं श्रेयस्कर है। वे अपने बेंचमार्क के रूप में एक उपनिवेशी श्रेणी का उपयोग करती हैं और उन हिंदुओं को जो इन श्रेणियों का विरोध करते हैं उन्हें राष्ट्रवादी कहती हैं। प्रोफेसर थापर के विचारों में हिंदू धर्म इस्लाम के खिलाफ एक औपनिवेशिक प्रतिक्रिया है। वो हमारी अपनी प्रणाली जैसे देश और राष्ट्र की वैधता का पूरी तरह से नकार करती हैं और नेशन के सिद्धांत को वैध मानती हैं। वे स्व अस्तित्व, ओपन आर्किटेक्चर के बारे में हमारे अपने विचारों को अस्वीकार करती हैं। वे इस बात को भी नहीं स्वीकारती कि कैसे हम विविधता का स्वागत करते हैं, बशर्ते ये हमारी अपनी अखंडता को कम न करे और बशर्ते इसके पीछे कोई विदेशी साठगांठ न हो। राष्ट्र के बारे में उनका विचार एक उपनिवेशित विचार है जिसका उपयोग से वे हिंदू धर्म के अंदर समस्याएं देख रही हैं। अगले भाग में मैं प्रोफेसर थापर के महत्वपूर्ण कार्य पर अपना विश्लेषण जारी रखूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।